हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज धर्मेश जुनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला लेक्चर। अभी तक हमने पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर कर लिया था क्या, जो एटम था उसकी कहानियां, और उसके जो आगे का हमने रदरफोर्ड मॉडल एक देख लिया था, है ना। इतनी चीजें हमने कवर कर ली थी। अगर मैं कंटेंट ऑफ टेबल की बात करूं, है ना, तो इसमें हमने, आप बताएं मुझे, क्या क्या हमने कवर कर लिया। हमने कर लिया जी डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। ओके, देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो उनका कैथोड रे और पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट था वो हमने कवर कर लिया था। आफ्टर दैट मॉडल्स ऑफ एटम हमने कवर कर लिए थे, कहाँ तक, रदरफोर्ड तक। अब रदरफोर्ड में हमने कुछ कमियां देखी थी, है ना। जो कमियां देखी थी उसके बाद अगला मॉडल कौन सा आया था, बोहर मॉडल। रदरफोर्ड के बाद जस्ट डायरेक्ट कौन सा आया था, बोहर मॉडल। लेकिन जो बोहर मॉडल था उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जो क्या होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएशन होती है उसके कैरेक्टर एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो अब हम कहाँ जंप कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल से बोहर मॉडल। तो पहले हम रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम बोहर मॉडल तक जाने के लिए जो दो चीजें हमें कवर करनी पड़ेगी वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो हमने देखा जो बोहर मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि सर एक पॉजिटिव चार्ज होता है बीच में, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है ना। बोहर मॉडल कहता है कि सर ये चक्कर तो लगाता रहता है, लेकिन उसकी एक कमी थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी घूमता घूमता रिलीज करना चाहिए और उसके अंदर गिर जाना चाहिए, है ना। बोहर मॉडल क्या कहता है कि सर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये घूमता घूमता एनर्जी रिलीज करेगा और एंड में इसके अंदर जाके ही टक्कर कर लेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है घूमता घूमता प्रोटॉन के अंदर ही मिक्स हो जाएगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे पहले हमारा डाल्टन का मॉडल आया था, पलम पुडिंग मॉडल, उसमें तो था कि पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाना चाहिए, पलम पुडिंग मॉडल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता कैसा है, होता कैसा है कि सर हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा इसकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, ये इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना। ना तो ये इसके अंदर की जो यहाँ कभी नहीं आएगा, जैसे रदरफोर्ड में घूमता घूमता ये अंदर आ जाता था, लेकिन रियलिटी में ये कभी भी अंदर नहीं आता है। ये हमेशा ही क्या रहता है, बाहर ही इसी ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट है उसी में चक्कर लगाता रहता है। ना तो ये अंदर आएगा अपने आप, ना ये इससे बाहर जाएगा अपने आप। ये जो मॉडल था, है ना, ये जो कहानी किसने बताई हमें, ये कहानी बताई बोहर मॉडल ने, है ना। ये बताई बोहर मॉडल ने। और ये जो थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, ये क्या थी, लिमिटेशन। ये रदरफोर्ड की क्या थी, लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड इसको पूरा नहीं बता पाया था। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तब जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया जिसका सॉल्यूशन था बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें, एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हमें कवर करनी पड़ेगी कि सर इलेक्ट्रॉन है ये अंदर क्यों नहीं आता है। क्योंकि यहाँ ये सरवाइव ही नहीं कर सकता। इसके अंदर अगर ऑर्बिट होगी तो डायरेक्ट उस ऑर्बिट में ही आ सकता है ना। सिर्फ अगर मान लीजिए यहाँ ऑर्बिट होगी तो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट इस ऑर्बिट से लेके इसी ऑर्बिट में आ सकता है, फिर आगे खाली जगह जो आपको दिख रही है उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसके लिए हमें बोर मॉडल तक पहुंचना पड़ेगा। उससे पहले हमें जो दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो कौन कौन सी है, जिनमें से एक है ड्यूल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूँ कोई भी मैटर है उसका जो ड्यूल नेचर है वो हमें करना पड़ेगा। अब ये ड्यूल नेचर क्या होता है ये भी मैं आपको फ्यूचर में अभी की क्लास में बता देने वाला हूँ। ओके, देन आफ्टर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एनर्जी लेवल्स, है ना। जो क्वांटम, यहाँ से क्वांटम का हमें ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलेगी, फर्स्ट क्या, ड्यूल कैरेक्टर, और दूसरा क्या, क्वांटम। क्वांटम और दोनों हम चीजें करेंगे। ओके,
तो हम पहले आज ड्यूल नेचर करेंगे। ड्यूल नेचर क्या होता है कि सर कोई भी चीज है, कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, मैं लिख रहा हूं, आप देखते रहेंगे। कोई भी क्या है, पार्टिकल है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा हूं मैं, कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा हूं। तो इसके सर दो चीजें कहानी है, एक तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, एक तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा ये वेव की तरह भी बिहेव करेगा। आप ये बातें समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि सर कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, ये कण तो है ही है क्योंकि हमें पता है ये कण है। दूसरा ये इसके अलावा क्या है, एक वेव भी है। एक वेव भी है कि सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मान लिया जी सर ये वेव कैसे है। तो इसके सर दो चीजें आती है, जो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आपने नाम सुना है ना, इंटरफेरेंस आप स्पेलिंग देख लेंगे है ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना, कि जो प्रकाश की किरण है, लाइट वेव है, वो डिफ्रैक्शन कर लेती है, तो प्रोटॉन भी वैसा डिफ्रैक्शन शो करते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो सर प्रोटॉन पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है, तो यहाँ से हमें एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो हम अभी करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि सर ये पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। दूसरा मैं बोलूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें बताती है सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मैं कहता हूँ हर कोई चीज, हर कोई पार्टिकल क्या है, वेव भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। यही है ड्यूल नेचर। अगर मैं गेंद की बात करूं, बॉल होती है ना जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, वो भी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह बिहेव करती है। तो हर चीज हमेशा ही पार्टिकल है, हमेशा ही वेव है। वो दिखती एक पर्टिकुलर चीज हमें दिखती है कि इधर बॉल तो हमेशा ही पार्टिकल दिखती है, तो वो उसकी आगे की हम फ्यूचर में बातें करेंगे, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इतनी चीज आपको समझ आई है। तो अब हम शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नीट में यहाँ से आपके लिए पक्का ही पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब आप देखें कि सर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि सर ये कोई क्या है, सरफेस है। मान लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल क्या है, सरफेस है। इसका मतलब मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्या डालूं, एक लाइट डालूं, है ना, लाइट डालूं। लाइट को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एच म्यू से डिनोट करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ओके, क्या ये बात आपको समझ आई है कि सर कोई भी मेटल के सरफेस पे अगर आप लाइट डालोगे, तो उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये जो लाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। यही जो कहानी है आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी भी मेटल सरफेस पर अगर हम इलेक्ट वो वेव डालें, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर मैं कोई भी लाइट की वेव डालूं, तो वो लाइट की वेव है अपनी एनर्जी उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये जो इफेक्ट है यही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन से। तो लाइट और इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, लाइट का इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब मैं इसको ऑब्जर्व कैसे करूंगा, तो ये हमारा क्या था, एक डायग्राम था, ये हमारा क्या था, एक डायग्राम था। इसमें अगर ये देखो, यहाँ से ये जो अपना सर्किट है वो टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है ना, यहाँ वेकेंट जगह आपको दिख रही है, इतनी जगह। ये आपका नेगेटिव साइन है, ये आपका पॉजिटिव, बीच में जगह वेकेंट है। ये जगह कब पूरी हो जाएगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल करता तब भी तो यहाँ में करंट शो करता। तो हमने क्या किया सर, ये मेटल सरफेस ली, इसके ऊपर लाइट डाली, इसके ऊपर लाइट डाली, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। इलेक्ट्रॉन निकले तो वो कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल किए हैं उसके कारण यहाँ में क्या दिखेगा, करंट दिखेगा। ओके, तो ये जो आपका परिपथ इन्होंने सर्किट तैयार किया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तैयार किया, जिसका मेन फंडा मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्या ये बात आपको समझ आई है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। लाइट डालो तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे। ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा कब होगी, अगर उनको एनर्जी ज्यादा दी जाएगी। क्या इस बातों को आप समझ रहे हैं? तो इसी से रिलेटेड आपको मैं 3 और 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हर साल ज्यादा से ज्यादा रहती है। ओके, जो मैंने यहाँ भी 4 मार्क्स लिखा है कि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो कौन कौन से होते हैं? या तो ये होता है, या तो ये होता है, और या ये होता है। पिछले साल 2023 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ओके, तो लिखा क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि सर ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर आप लाइट डालोगे, मान लीजिए एच म्यू की, ठीक है। तो सर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, है ना, कि हम कितनी इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हैं। अगर लाइट ज्यादा ब्राइट होगी, ज्यादा इंटेंस लाइट होगी, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर लाइट कम इंटेंस होगी या कम ब्राइट होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो कम निकलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आई है? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो है। ओके, देन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ठीक है, what is the second point and what is the third point? पहले हम थर्ड देखते हैं, the kinetic energy of electron, kinetic energy of electron, है ना, kinetic energy of electron is the function of frequency, is the function of frequency। ये भी मैं आपके सामने यही लिख देता हूँ, kinetic energy, kinetic energy of electron किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद भी तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी, है ना। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी देंगे, उतनी ही ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। क्या ये बात आपको समझ आई है? दूसरी चीज आपके सामने थी ये। ओके, अब तीसरी चीज मैंने कहा कि सर फॉर ईच मेटल देयर इज ए करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, करेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होगा। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बंधा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लीजिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, 5 जूल एनर्जी चाहिए। तो सर ये जो एच म्यू आ रही है, इसकी एनर्जी 5 जूल होनी चाहिए। ये 5 जूल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अगर ये 4 जूल एनर्जी देगा, 5 जूल नहीं देगा, 4 जूल देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास 4 जूल एनर्जी आएगी, वो बाहर निकल नहीं पाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई है? तो मैं लिख रहा हूँ ई नोड, ई नोड क्या है? मिनिमम एनर्जी है। ई नोड क्या है? मिनिमम एनर्जी है। मान लीजिए 5 जूल मिनिमम है, तो 5 तो होनी चाहिए, उससे कम होगी तो हमारा बात नहीं बनने वाली है, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए ई नोड है, तो उसके कोरस्पोंडिंग एच म्यू नोड होगी, एच म्यू नोड होगी। क्या ये बात आपको समझ आई है कि मिनिमम एनर्जी ई नोड चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एच तो प्लांक कांस्टेंट है, तो जो ई होती है वो किसका फंक्शन होती है? एनर्जी, उस वेव की एनर्जी किसका फंक्शन है? ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी का। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिससे कम पे हमारा काम नहीं चलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा काम नहीं बनना है। क्या ये बात आपको समझ आई है? इजी सी बात थी। ये तीनों पॉइंट आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका फंक्शन है? इंटेंसिटी का। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इंटेंसिटी कम करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा किसकी? वेव की, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। मान लीजिए मैंने 10 जूल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डाली, 10 जूल एनर्जी की वेव डाली, और इलेक्ट्रॉन को चाहिए 5 जूल, तो 5 जूल तो वो बाहर निकलने में ले लेगा, और बाकी की जो 5 जूल है वो क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके,
अगर मैं डाल दूं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं और 15 जूल एनर्जी की वेव डालूं, 15 जूल एनर्जी की क्या डालूं, वेव डालूं, तो 5 जूल में तो वो बाहर निकलेगा और 10 जूल उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आई है? ठीक है। और तीसरी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि सर 5 जूल एनर्जी चाहिए तो 5 जूल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वाली वेव हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, स्लाइड थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, या मैंने इसके ग्राफ भी बना रखे हैं, ग्राफ आपके आपके साथ पूछे जा सकते हैं, है ना। मैंने कहा सर किस किस के बीच ग्राफ बना है। पहला बना है काइनेटिक एनर्जी जो किस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसका फंक्शन होती है, फ्रीक्वेंसी का, म्यू का होती है कि नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होती है म्यू का। ओके, तो पहला ग्राफ आपके सामने कैसा आया है, मान लीजिए ये क्या है, म्यू, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उस वेव की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, 5 जूल से 10 जूल, 10 जूल से 15 जूल। ओके, तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाने वाली है। तो ये ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होने वाला है। ओके, अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये जो इतनी जगह आपने छोड़ी है ये क्यों छोड़ी है ना। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ जो 5 जूल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी, तो इधर वाली से तो काम करेगा, 10 जूल वाली से, 15 जूल वाली से, 6 जूल वाली से, 20 जूल वाली से तो काम करेगा, लेकिन क्या 4 जूल वाली से उसकी एनर्जी होगी? नहीं सर, 4 जूल वाली से तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जो यहाँ तक की एनर्जी है, यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, अपनी म्यू नोड है। कौन सी? जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो है हमारी। क्या ये बात आपको समझ आई है? जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी। ओके, अगेन दूसरा ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है कि सर काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का, है ना, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। तो आपको मैंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो इंटेंसिटी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप 10 जूल एनर्जी की आप लाइट डाल रहे हैं, तो ज्यादा ब्राइट डालो कम ब्राइट डालो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी एनर्जी जो 5 जूल होगी काइनेटिक वही होगी, क्योंकि 5 तो उसने यूज कर लिया किसमें, बाहर आने में, तो बची कितनी, 5। तो आप इंटेंसिटी चाहे बढ़ा दो या घटा दो, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आई है? तीसरा ग्राफ हमारे पास किस किस चीज का, आप मेरे को बताएं। तीसरा ग्राफ आपके पास है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप उस इंटेंसिटी से ज्यादा के डालेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी कम करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन आया? नहीं सर, कोई रिलेशन ही नहीं आया। आपको पता है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फंक्शन ऑफ ओनली इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है किसका, इंटेंसिटी का। इसका सर फ्रीक्वेंसी तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ कैसा आएगा, मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा आएगा। मान लीजिए ये आई इंटेंसिटी पे है I1, और ये मान लीजिए I2 इंटेंसिटी पे है, I2 इंटेंसिटी पे है। तो जाहिर सी बात है जब इंटेंसिटी ज्यादा तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, I2 के लिए ज्यादा है। तो इसका मतलब I2 जो इंटेंसिटी है वो I1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात आपको समझ आई है? बिल्कुल, I2 ज्यादा है तभी तो उसके लिए ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बता दें कि सर जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, जीरो थी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो इसका मतलब एनर्जी भी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जीरो एनर्जी पे अगर हम जीरो एनर्जी डाल रहे हैं तो उसको तो 5 जूल चाहिए, तो 5 जूल तो मिली नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो एक भी बाहर नहीं आएगा। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने दिखा दिए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, है ना। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड, इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए। मान लीजिए ये क्या है आपका, म्यू नोड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो ग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होने वाला है। मान लीजिए ये आई, और ये आपका क्या है, I1। ठीक है, ये भी यहीं से निकलेगा।
ये भी यहीं से निकलेगा कि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन आप इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा दो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। दो तीन चीजें बोल रहा हूँ ना कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी से पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले की फ्रीक्वेंसी पे आप इंटेंसिटी चाहे कितनी बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या रहने हैं, जीरो ही रहने हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड पे पहुंच के, लेकिन थ्रेशोल्ड पे आप पहुंच गए हैं, उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ओके, बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या ये की बात आपको समझ आई है? ठीक है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी के ये दोनों कर्व आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुने, हमने उसको दी, ये लीजिए दी सरफेस को हमने क्या प्रोवाइड की, एच म्यू प्रोवाइड की, एच म्यू प्रोवाइड की, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या निकले, बाहर निकले। ठीक है, तो जो एच म्यू है, जो एच म्यू है, ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है? एक तो ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है, आप मेरे को बताएं। ये जो एनर्जी हमारी दो जगह यूज हुई है, एच म्यू है, वो हमारी दो जगह यूज हुई है। कहाँ कहाँ यूज हुई है? कि सर एक तो जो ये यहाँ लेटिस एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन दूसरे, जो दूसरे लेटिस के साथ बंधा हुआ था, इलेक्ट्रॉन उस पूरे मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमने काम किया, वर्क किया, उसमें यूज हो गई। तो पहला तो क्या हुआ, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है कि सर उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से उठाओ और बाहर निकालो, उठाओ और बाहर निकालो, तो जितना काम किया वो क्या है, वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन कितने, 10 जूल एनर्जी का डाला, 10 जूल एनर्जी का डाला, क्या डाला, वेव डाली, तो इसमें से मान लीजिए वर्क फंक्शन में मानता रहा तो अभी तक 5 जूल वर्क फंक्शन होगा, प्लस क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कितनी निकल के आई, 10 - 5 = 5 जूल निकल के आई, निकल के आई कि नहीं आई, है ना? अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी सर 15 जूल एनर्जी वाला डाल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ाई, मान लीजिए 15 जूल वाला डाल रहा हूँ, तो वर्क फंक्शन तो मेरे पास अभी भी, इलेक्ट्रॉन तो उसी लेटिस में है, तो कितनी एनर्जी लेगा, 5 जूल एनर्जी ही लेगा, कोई ज्यादा तो नहीं लेगा, है ना? तो 5 जूल उसको मिली, 5 जूल उसको मिली, पर प्लस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई इस बार मेरे पास, 10 जूल बच गई, नहीं बच गई, बाकी तो हमारी बचत है ना, 5 जूल यूज किया, उसके अलावा हमारी क्या होगी, सारी की सारी बचत हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, काइनेटिक एनर्जी किस किस के इक्वल होगी, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या ये इतनी बात आपको समझ आई है? अब वर्क फंक्शन आप मेरे को बताएं, वर्क फंक्शन है क्या? इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया, तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे चाहिए, मिनिमम, उस मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नोड, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, एच म्यू नोड लिखी है, कि सर म्यू नोड के बराबर उसकी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 जूल बन जाएगी, और 4 जूल, 4 जूल से मेरा काम होने वाला नहीं है। तो आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से देख लेंगे और आपका काम इसमें हो जाने वाला है। आज की क्लास में जरूरी क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन के अलावा आप जितनी भी एनर्जी दोगे सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास बची रहेगी। ठीक है, और एक इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के, है ना, इंटेंसिटी के। ओके, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम आप एनर्जी दोगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। और एक और बात बता दूं कि सर वर्क फंक्शन फॉर एवरी मेटल इज कांस्टेंट, वर्क फंक्शन फॉर एवरी मेटल इज कांस्टेंट, हर मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है कांस्टेंट है। अगर ये मेरा हाथ कोई मेटल है, इसके लिए 5 जूल चाहिए, तो इसके लिए हमेशा ही 5 जूल ही चाहिए। अगर कोई और मान लीजिए ये कोई मेटल है तो इसके लिए 10 जूल चाहिए, तो हमेशा ही 10 जूल चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ आई है सभी को?
अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में से पक्का आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आप करके गए हैं। अगर करके गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।